Hello everyone. Today in accountancy of class 11th, I am going to discuss the next topic, that is accounting principles. Let's start the topic. First, meaning of accounting principle. Accounting principles are a uniform set of rules or guidelines developed to ensure uniformity and easy understanding of accounting information. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, एक गाइडलाइंस है जिसको कि डेवलप किया गया है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी हो और आप उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी इजी तरीके से कर सकें। इस पर्पज़ के लिए ये रूल्स और गाइडलाइंस जो इशू किए गए हैं, दैट गाइडलाइंस और रूल इज़ नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्योंकि ये जो रूल्स हैं और ये जो गाइडलाइंस हैं, ये एक अकाउंटेंट को, एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल को जो है ये गाइड करते हैं कि किस कंडीशन में हमें कौन से ट्रांजैक्शन को किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है और किस तरीके से हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को गाइड करते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड a uniform set of rules or guidelines. Now see one more meaning given by American Institute of Certified Public Accountants, जिसको शॉर्ट में आप AICPA कहते हैं। अमेरिका का ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी है। इन्होंने कहा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर जनरल लॉ और रूल एडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज ए गाइड टू एक्शन, ए सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस। एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल का जो कंडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग, इन सभी में इसके लिए इन्होंने एक जनरल लॉ बनाया है, या आप इसको एक रूल कह सकते हैं, जिसको कि अडॉप्ट किया जाता है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा और ये उनके एक्शन को गाइड करता है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नाउ types of accounting principles. There are two type of accounting principle. First is accounting concept or assumptions and second is accounting conventions. accounting principles को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, accounting concept या assumptions कहते हैं और accounting conventions. accounting principles, concept and conventions commonly known as generally accepted accounting principles, GAAP. ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस हैं, इन सभी को कॉमनली अगर कहा जाए तो इसके लिए इसको गैप कहा गया, जिसको कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इट रेफर्स टू रूल्स और गाइडलाइंस एडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये गाइडलाइंस है जिसको अडॉप्ट किया गया है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और साथ में रिपोर्टिंग हमें किस तरीके से करनी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, उसके गाइडलाइन के तौर पे, उसके रूल के तौर पे इसको अडॉप्ट किया गया है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पज़ है इसका कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया जाएगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन की जाएगी, उसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्मिटी होगी। ये गैप का पर्पज़ है। दिस प्रिंसिपल्स आर थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, और इसी के बेस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो प्रिंसिपल्स का डिवीज़न किया गया, तो इसमें पहला जो पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या एजम्पशंस कहते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इसको आप समझिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशंस आर फंडामेंटल प्रपोजिशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। ये अकाउंटिंग के बेसिक एजम्पशंस हैं या फंडामेंटल प्रपोजिशंस हैं जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट होती है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स हैं जिसके बेस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। इट इनेबल्स द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड देम बेटर एंड इन द सेम मैनर। इसके थ्रू जो यूज़र्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और बिल्कुल उसी मैनर में समझते हैं जिस
मैनर में उसको प्रिपेयर किया गया होता है। दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। दीज कॉन्सेप्ट्स गाइड हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो रूल्स हैं, ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को गाइड करते हैं किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। इसमें जो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं या एजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है और एक्यूरल कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द एजम्पशंस विच आर presumed to have been followed in preparing the financial statement। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते समय फॉलो किया जाता है। नाउ सी अदर जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो दीज आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं, पहले इसकी मीनिंग आप समझिए। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय एंटरप्राइजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कन्वेंशंस में अंडरगो ए चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो कन्वेंशंस होते हैं इसको हम काफ़ी समय से फॉलो करते चले आ रहे हैं और साथ में इसमें चेंजेस भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं ताकि जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें। An accounting conventions may be defined as a custom or generally accepted practices which is adopted either by general agreement or common consent among the accountants। ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको एक कस्टम भी कह सकते हैं या जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, जिसको कि सभी अकाउंटेंट ने अपनी आम सहमति से एक कॉमन कंसेंट के थ्रू एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसको कि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम फॉलो करते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसमें जो 3 मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है, मटेरियलिटी कन्वेंशन है और कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कन्वेंशन है, जिसको कि अकाउंटेंट्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। नाउ सी इन डिटेल द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहले हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसमें पहला आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, it is stated that a business firm will continue to carry on its activities for an indefinite period of time। ये माना जाता है कि जो बिजनेस है वह indefinite period of time तक चलता रहेगा, उसकी जो लाइफ होगी वो लॉन्गर होगी। सिंपली स्टेटेड इट मीन्स दैट एवरी बिजनेस एंटिटी हैज़ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, दस इट विल नॉट बी डिजॉल्व इन द नियर फ्यूचर। ये मान के चला जाता है अकाउंटिंग में कि जो बिजनेस की लाइफ है वह कंटिन्यू रहेगी, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक होगी और नियर फ्यूचर में ये बंद नहीं होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इसीलिए यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंसेस किए जाते हैं, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम कोई भी एसेट्स को जब एक्वायर करते हैं तो ये मान करके हम चलते हैं कि इस एसेट्स को हम आगे यूज़ करते रहेंगे। और इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी हम यहाँ पर खर्च करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो बेनिफिट है दैट विल बी एग्जॉस्टेड विद इन ए अकाउंटिंग पीरियड, उसको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हम एग्जॉस्ट कर लेंगे। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसका बेनिफिट जो है वो हम आने वाले कई ईयर्स में यूज़ करते रहेंगे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड तक करते रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिसिएटेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। इसीलिए जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी एसेट्स को हम एक्वायर करते हैं उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और साथ में उसमें पर ईयर हम डेप्रिसिएशन को सिस्टमेटिक तरीके से माइनस करते जाते हैं। और ये क्रम हमारा तब तक चलता रहता है जब तक कि हमने उस एसेट्स की यूजफुल लाइफ को एक्सपेक्ट किया होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इज़ नॉट
treated as an expenses in the year of purchase itself। जो टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स होती है उसको हम यहाँ पर ये ट्रीट नहीं किया जाता है, दैट इज़ नॉट ट्रीटेड, उसको एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं किया जाता। वो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हम जो है एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते हैं उस ईयर में जिसमें इसको परचेज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो एसेट्स होती है उसकी लाइफ को हम यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स में जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं और पर ईयर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। उसकी बाद जो नेट वैल्यू होती है उसको नेक्स्ट ईयर में हम फॉरवर्ड करते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस की लाइफ होगी वो कंटिन्यू होगी, लॉन्गर होगी, चलती रहेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूटी और स्टडीनेस, मीन्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो भी मेथड्स हम अकाउंटिंग में अडॉप्ट करते हैं उसको ईयर टू ईयर हमें फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कंपैरिजन है वह वन पीरियड टू अनदर पीरियड काफ़ी इजी तरीके से हम कर पाएंगे और हमें नेट इफ़ेक्ट ये पता होगा कि कंपैरिजन करने के बाद रियल में हमारी पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है, पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है या नेगेटिव वे में चेंज हो रही है। तो इसकी जानकारी हमें अच्छे से पता चलती है अगर हम कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर सेम मेथड्स या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो ये एक फ़ायदा यहाँ पर होता है। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट दैट आर कंपेरेबल। इससे इसमें पर्सनल बायस को हम एलिमिनेट कर पाते हैं और साथ में कंपैरिजन को बढ़ावा देते हैं, अपने रिजल्ट को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड आर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट। ये तभी पॉसिबल है जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी जिसको फॉलो कर रहे हैं वह यूनिफॉर्म हो और कंसिस्टेंट हो। इट मीन्स दैट वंस एन अकाउंटिंग मेथड इज़ अडॉप्टेड इट शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। इसका मतलब यही है कि अकाउंटिंग जो मेथड आप फॉलो करते हैं उसको एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे में चेंज नहीं होना चाहिए। इफ़ ए चेंज इज़ अडॉप्टेड द बिजनेस इंटरप्राइजेज इज़ रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स एज ए फुट नोट एंड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज इन फाइनेंशियल अफेयर्स। अगर आप कोई चेंज करते हैं तो इसको फुट नोट के तौर पे आपको लिखना है और उसके इम्पैक्ट को भी आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, क्योंकि यहाँ पर वेरियस मेथड्स हैं इन्वेंट्री को इवेलुएट करने का। तो हम कौन से मेथड को वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं इसको हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है। इसी तरह सेम डेप्रिसिएशन के लिए भी यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं आपको मानना है कि हम एकदम रिजिड रहेंगे, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे जो समय है, जो टाइम है, ये नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना है तो फिर हमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट के लिए चेंज करना चाहिए। बट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट इट डज़ नॉट अलाउ ए फॉर्म टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड्स वंस अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू changed circumstances of the business. Otherwise, the accounting will become non-flexible and the improved techniques of accounting will not be used. तो हमें अपनी अकाउंटिंग को नॉन फ्लेक्सिबल नहीं बनाना है। जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई चेंज करना चाहिए तो उसको हमें ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब बिल्कुल ये समझना है कि ये रिजिड नहीं होना है, हमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें ज़रूर चेंज करना है जिससे कि हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट आते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज इंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। इट मीन्स दैट रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे बिकम रिसीवेबल, दैट इज व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज रेंडर्ड। इट इज़ इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ये जो कॉन्सेप्ट है एक्रूअल, ये हमें ये कहता है कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है इसको हमें उसी समय रिकॉर्ड कर लेना है। हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मीन्स आपको चाहे कैश मिले या ना मिले, चाहे कैश का पेमेंट हो या ना हो, मीन्स ट्रांजैक्शन चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, हमें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना है।
और ये हमें बताता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट। इसी तरह एक्सपेंसेस को भी जैसा हमने बताया कि चाहे हम पे किए हों या ना पे किए हों, अगर उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो हमें उसी समय इसको रिकॉर्ड कर लेना है। Thus, to ascertain true net profit or loss of an accounting period and to show the true financial position of the enterprises at the end of accounting period, all expenses and income related to the accounting period are recorded whether actual cash has been paid or received or not। चाहे actual cash पे हो या ना पे हो या रिसीव हो या ना रिसीव हो, हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। अगर वह उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो ज़रूर उसको बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में हमें उसी समय रिकॉर्ड कर लेना है जिस समय ये ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है, चाहे कैश मिले या ना मिले, चाहे कैश पे हो या ना पे हो, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस दोनों को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम्स दैट द एंटिटी ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। फॉर अकाउंटिंग पर्पज द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट और एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पर्सन हु कंट्रोल्स इट, दैट इज ओनर। Based on this concept, when a person brings in some money as capital into the business, it is treated as a liability of business to the owner। ये जो भी कैपिटल ओनर बिजनेस में लगाता है उसको बिजनेस के द्वारा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको लाइबिलिटी माना जाता है ओनर के लिए, टुवर्ड्स ओनर। Business unit should have a completely separate set of books and we have to record business transaction from business point of view and not point of view of proprietor। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है हमें यही बताता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है ये दोनों सेपरेट यूनिट हैं। The proprietor is treated as a creditor of business to the extent of capital invested by him in the business। proprietor को जो ओनर है उसको बिजनेस के द्वारा क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है और क्रेडिटर जो है वह उस अमाउंट तक माना जाता है जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। द कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट इज़ एज्यूम दैट द फर्म हैज़ बारोड फंड्स फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर। बिजनेस के द्वारा ये माना जाता है कि जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने उसको दिया हुआ है उसको बिजनेस ने उससे बोरो किया हुआ है, इसीलिए इसको बिजनेस के द्वारा एक लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। साथ में अगर कभी भी ओनर यहाँ पर ड्राइंग्स करता है बिजनेस से तो ड्राइंग्स करने से उसकी जो कैपिटल है वह डिक्रीज़ हो जाती है, तो ड्राइंग्स का अमाउंट जो है उसकी कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। वह इसीलिए किया जाता है बिकॉज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वे सभी जो है मनी में मेज़र हो सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होंगे या जिनको मनी में मेज़र नहीं कर सकते दैट शुड नॉट बी recorded in the books of accounting। So see here, as per this concept only those transactions and events are recorded in accounting which can be measured in money or expressed in terms of money। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं या जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। An event, even though it may be very important for the business, will not be recorded in the books of account of the business। कोई भी ऐसा हम मान लें कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई इवेंट ऐसा हुआ है बिजनेस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उसको अगर मनी में मेज़र नहीं कर सकते तो फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। हमारे एम्प्लॉय बहुत ही ऑनेस्ट हैं, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मैनेजर बहुत ऑनेस्ट हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बिजनेस में कोई स्ट्राइक होती है तो इस घटना को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्वेरल बिटवीन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के बीच में अगर झगड़े होते हैं तो इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, जबकि ये बिजनेस की एक्टिविटी को
इफ़ेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, बिजनेस की अर्निंग को, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, बिजनेस के प्रोडक्शन को, टर्नओवर को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन इन सभी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द मनी। नाउ द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जैसा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, लेकिन बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में ग्रोथ क्या है, तो इसलिए जो बिजनेस की लाइफ है वो छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, सिमिलर इंटरवल में स्प्लिट किया गया, और इसी स्प्लिटेड पार्ट को हम यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो कि हमारा अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट 31 मार्च तक चलता है। क्योंकि बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि बिजनेस में ग्रोथ कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और प्रॉफिट अर्निंग कैसी है। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। द पीरियड ऑफ इंटरवल फॉर विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड व्हाट एग्जैक्टली द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। For this purpose, profit and loss account and balance sheet is prepared at the end of accounting period. Usually, it is 1 year starting from April 1st and ends at 31st March every year. The user of financial statement need to know the result of the business at frequent intervals. Thus, entire life of business is divided into time interval for the measurement of profit of the business. और यही जो टाइम इंटरवल है जिसमें कि बिजनेस की लाइफ को यहाँ पर स्प्लिट किया गया है, इसी टाइम इंटरवल को जिसको कि हम 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट 31 मार्च तक लेके जाते हैं, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। एज द बिजनेस इज़ इंटेंडेड टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड एज पर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जैसा हमने बताया कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस चलता रहेगा। The true result of the business operations can be ascertained only when the business is completely wound up। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट या उसकी अर्निंग के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो तभी फाइंड कर पाएंगे जब बिजनेस को बंद किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बिजनेस की लाइफ है उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया गया। सो द लाइफ ऑफ एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड दिस पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। नाउ द नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। This principle assumes that all assets are to be recorded at the total amount paid to acquire them, and this cost is the basis for all subsequent accounting for those assets। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी एसेट्स को एक्वायर करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स को एक्वायर करने पे जो भी कॉस्ट हमने एक्सपेंड किया उन सभी को ऐड करके हम एसेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। The cost of acquisition includes the cost of purchase of assets, जो परचेज की वैल्यू है वो आएगा। The expenses incurred for bringing them to the location and the installation expenses, अगर एसेट को इंस्टॉल करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो यहाँ पे इन सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐड किया जाएगा और ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आएगी दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसी कॉस्ट पर एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू द पास्ट इट इज रेफर्ड to as historical cost। This concept of cost is historical in nature, historical cost concept which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year, but it does not mean that the assets are always shown at the cost, but will be reduced by the decrease in the value विच इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एसेट्स को हम एक्विजिशन कॉस्ट पे तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब ईयर टू ईयर हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो फिर इसमें से डेप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ ईच ईयर माइनस करते जाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट नेट वैल्यू बचेगी उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इन अदर वर्ड्स द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और
हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम एक्विजिशन कॉस्ट पर एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो जो करंट मार्केट वैल्यू एसेट्स की होती है उसके ऊपर हम एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें आपको बताया गया था कि एवरी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ट्रांजैक्शन को दोनों एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। सी हियर, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, a debit and a credit of equal amount. They are receiving aspect and giving aspect. इसको हम डेबिट और क्रेडिट को रिसीविंग और गिविंग aspect भी कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट aspect भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है तो इसमें कम से कम दो अकाउंट जरूर इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनर के द्वारा तो यहाँ पर कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो इफेक्ट होते हैं। मशीनरी अगर खरीदा गया बिजनेस में तो मशीनरी इफेक्ट हुआ और कैश इफेक्ट हुआ। द रिसीविंग एस्पेक्ट इज कॉल्ड डेबिट एस्पेक्ट एंड गिविंग एस्पेक्ट इज कॉल्ड क्रेडिट एस्पेक्ट। दस फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जो भी डेबिट करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी सिमिलर अमाउंट से किया जाएगा। The system of recording transaction with dual aspect concept is called double entry system of accounting। ये जो dual aspect में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इसको अकाउंटिंग सिस्टम में हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस है जिसमें जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट इज़ एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। कैपिटल मीन्स ओनर्स इक्विटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मीन क्लेम ऑफ आउटसाइडर। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने अभी बात किया था कि मशीनरी हमने परचेज़ किया, तो मशीनरी यहाँ पर परचेज़ किया फॉर कैश, तो एक एस्पेक्ट हुआ था इसमें मशीनरी और दूसरा हुआ था कैश। तो जब हम इसको दोनों अलग अलग अकाउंट में शो करेंगे तो जैसे पहले मशीन अकाउंट बनाया तो मशीन अकाउंट में यहाँ पर कैश की पोस्टिंग किया गया 5000 और कैश अकाउंट में मशीन की पोस्टिंग किया गया इसकी क्रेडिट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो एस्पेक्ट इफेक्ट हुए, एक डेबिट हुआ और एक क्रेडिट हुआ। तो मशीन का जो है डेबिट एस्पेक्ट इफेक्ट हुआ इसलिए डेबिट में पोस्टिंग किया गया, और कैश का जो है क्रेडिट एस्पेक्ट इफेक्ट हुआ इसलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट के इसकी पोस्टिंग की गई। तो इस तरीके से बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वह दो एस्पेक्ट को एक डेबिट और इक्वल क्रेडिट इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ये जानना है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज्ड हुआ। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सेल होता है, कोई एक्टिविटीज़ के थ्रू जब रेवेन्यू हमें मिलता है तो हमें रेवेन्यू कब मान लेना चाहिए कि रिकॉग्नाइज हो गया। तो सी हियर, रेवेन्यू इज़ द अमाउंट विच ए बिजनेस अर्न्स थ्रू सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। रेवेन्यू वह अमाउंट है जिसमें एक बिजनेस इसको अर्न करता है थ्रू सेल या सर्विसेज को प्रोवाइड करने से। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट रेवेन्यू इज़ अर्न और रिकॉग्नाइज्ड एट ए पॉइंट ऑफ सेल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि रेवेन्यू उसी समय रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है जिस समय सेल होती है। When the title of goods passes from the seller to the buyer, जैसे ही हम अपने गुड्स की टाइटल को ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं सेलर से बायर की तरफ, उसी समय रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। बट इन केस ऑफ एन इनकम इट इज़ रिकॉग्नाइज ऑन टाइम बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20 even if received in April 20 will be taken into the profit and loss account of the financial year ending 31st March 2020। इनकम में जैसे रेंट का एग्जांपल लिया कि मंथ ऑफ मार्च में ये आपको मिल जाना चाहिए था, अर्न हो गया, लेकिन आपको अप्रैल में ये मिलता है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको उसी समय मार्च में ही रिकॉग्नाइज मान लिया जाएगा और उसी फाइनेंशियल ईयर में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, न कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द एबव रूल। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शंस है कि इन केस ऑफ हायर परचेज सेल, अगर हायर परचेज सेल के थ्रू जो है किसी एसेट्स को बेचा जाता है तो द ओनरशिप पासेस टू द बायर ओनली व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। तो उस कंडीशन में ओनरशिप तभी बायर को पास की जाती है जब वह लास्ट इंस्टॉलमेंट एसेट की पे कर देता है। इन दिस केस सेल्स आर प्रिज्यूम्ड सपोज टू हैव
बीन मेड टू द एक्सटेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इस केस में यही माना जाता है कि जितना उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है वही अर्निंग मानी जाती है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होता है। आगे कहा गया इसमें कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड किस अमाउंट तक माना जाएगा? द फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी रिसीव्ड ऑन कंप्लीशन बट प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इस केस में जितना वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, उसी वहीं तक अमाउंट जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है। तो दिस इज़ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बाकी नॉर्मल बिजनेस में जैसे ही आप गुड्स की टाइटल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम सेलर टू बायर, जैसे ही बायर की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ एज्यूम दैट रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें मैच करना है रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ, तभी हम ट्रू प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। और सेम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जो है वह रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है। इट स्टेट दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड। जो भी अकाउंटिंग पीरियड है उसमें जो भी रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं उस रेवेन्यू को उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस से मैच करना है, तभी आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर पाएंगे। एन एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट व्हेन कैश इज पेड बट व्हेन एन एसेट और सर्विसेज हैज बीन यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। एक एक्सपेंसेस को तभी रिकॉग्नाइज मान लिया जाता है जैसे उसके थ्रू हमें कोई एसेट्स मिलती है या हम कोई इनकम या रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, न कि जब हम कैश पे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड टू विच दे रिलेटेड एंड नॉट व्हेन दे आर पेड। उनका जो टाइम है उसी के बेस पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसको कंसीडर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, न कि जबकि इसका पेमेंट होता है। Similarly, costs like depreciation of fixed assets are divided over the periods during which the assets is used। इसी तरह depreciation को भी हम उसी तरीके से उसी पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जिस पीरियड में हमने एसेट को यूज़ किया हुआ है। द मैचिंग कॉन्सेप्ट thus implies that all revenue earned during an accounting year, whether received during that year or not, and all costs incurred whether paid during the year or not should be taken into account while ascertaining profit or loss for that year। सो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय जो हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों में मैचिंग होनी चाहिए, मीन्स दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। while ascertaining the profit or loss of an accounting year, we should not take the cost of all the goods produced or purchased during that period, but consider only the cost of goods that have been sold during that year। हम उसी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं जिसके गुड्स को उस पर्टिकुलर ईयर में हमने सेल किया है। जो हमने प्रोड्यूस तो किया है लेकिन सेल नहीं कर पाए तो वो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा, तो इसलिए उसकी कॉस्ट को हम नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर दिस पर्पस द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड goods should be deducted from the cost of goods reproduced or purchased। तो हम ये जो कुछ भी अकाउंटिंग में इस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ट्रू नेट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू को उसके एक्सपेंसेस के साथ प्रॉपर तरीके से मैच करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी और वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसको ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, वेरीफिएबल कॉन्सेप्ट भी करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी वेरीफिएबल एंड डिपेंडेबल एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये सभी कुछ वेरीफिएबल होना चाहिए
जिसके ऊपर हम डिपेंड हों पूरी तरीके से, जिसमें कि किसी भी तरह का पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। द फिगर्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव सपोर्टिव एविडेंस सच एज बिल्स, वाउचर एट्सेट्रा। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है उसके सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए, जैसे कि कैश मेमो हुआ, बिल हुआ, वाउचर हुआ, रिसीट्स हुए, इस तरह के जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस तरह के डॉक्यूमेंट सपोर्टिव होने चाहिए जिसके आधार पर हम उसको वेरीफाई कर सकें। विच कॉन्स्टिट्यूट द सोर्स डॉक्यूमेंट। इन अदर वर्ड्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम बायस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वह बिल्कुल फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन न्यूट्रल होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की जो है वह बायसनेस नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये सभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।